हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट एपिसोड में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। तो आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आज हम टाइप्स के बारे में जानेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब और कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी तरह होते हैं, ठीक है। तो देखो तीन तरह की नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। वो क्या क्या है? पहले इन्फिनिटिव, उसके बाद पार्टिसिपल, फाइनली जेरांड, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले इन्फिनिटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या बोल रहा है। देखो, द नॉन फाइनाइट वर्ब which is used as a noun or adjective or verb or adverb with a 2 plus v1 form is called infinitive। मतलब क्या है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब, आप जानते हैं कि ये सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए नॉन फाइनाइट वर्ब के टर्म के साथ बात शुरू हो रहा है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज होता है एज ए नाउन या तो फिर कोई एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब कुछ भी, विथ अ टू, मतलब साथ में एक प्रीपोजिशन टू होगा प्लस V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट जिसको बोला जाता है, या बेस फॉर्म होगा, उसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलेंगे। ओके, तो एग्जांपल की तरफ नजर डालते हैं कि देखो यहाँ कैसे कैसे यूज हो रहा है इन्फिनिटिव। देखो सबसे पहले टू रीड इज माई हॉबी, उसके बाद माई हॉबी इज टू रीड, फिर आई वॉन्ट टू रीड, ही वॉज अ पर्सन टू रिलाई ऑन, I read a lot to pass with credit, dad was anxious to get the news। यहाँ देखो टू रीड या टू रिलाई, टू पास, टू गेट, ये जो टू वाला कॉमन एक प्रीपोजिशन है ना, इसका मतलब क्या है? टू होगा ही होगा प्रीपोजिशन, ठीक है। उसके साथ क्या होगा और एक चीज, वो V1, मतलब वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। तो जब भी आप देखोगे कि टू के बाद कोई भी वर्ब फॉर्म है वो प्रेजेंट में ही होगा, ये समझ लेना, ठीक है। इसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलेंगे, ये फैक्ट है, ये याद रखना, आगे जाके जॉइनिंग में काम आएगा। तो यहाँ देखो ये जो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होके नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब यूज हो रहा है ना, इसको ही हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। लेकिन देखो सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ये ध्यान से देखो, कहीं भी यूज हो सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट की जगह हो सकता है, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले शुरुआत में सब्जेक्ट की तरह या तो आखिर में, अंत में सेंटेंस के जैसे कोई कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट की तरह। यहाँ देखो टू रीड इज माई हॉबी, मतलब पढ़ना मेरा शौक है। तो टू रीड एक नाउन है, पढ़ना ये सब्जेक्ट है, वो मेरा शौक है। यहाँ अगर लिखा होता कि ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, तो ही सब्जेक्ट होता, उसकी जगह टू रीड है, हो गया क्लियर। मतलब एक नाउन की तरह यूज हो रहा है टू रीड सब्जेक्ट की जगह, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद देखो सेम बात को घुमा फिरा के माई हॉबी इज टू रीड, मेरा शौक है पढ़ना। यहाँ देखो कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये तो नाउन ही है, मेरा शौक क्या है? टू रीड, पढ़ना, नाउन ही है। लेकिन कहाँ यूज हो रहा है? देखो अंत में, सेंटेंस के अंत में कॉम्प्लीमेंट की तरह, ठीक है। उसके बाद देखो आई वॉन्ट टू रीड, व्हाट डू आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूँ? आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट है, वॉन्ट का एक्शन रिसीव करने के लिए, आप जानते हैं कि एक्शन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है, मैंने पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो यहाँ देखो, तो ही वॉज ए पर्सन टू रिलाई ऑन, मतलब वो एक भरोसा करने वाला पर्सन था, व्यक्ति था। कैसा पर्सन? पर्सन के बारे में बोल रहा है, एडजेक्टिव हो गया टू रिलाई ऑन, रिलाई करने वाला। उसके बाद आई रीड ए लॉट टू पास विथ क्रेडिट, मैंने बहुत पढ़ा था क्रेडिट के साथ पास करने के लिए। मैंने क्यों पढ़ा था? पढ़ने की वजह क्या था? टू पास विथ क्रेडिट। ओके, तो यहाँ देखो टू पास हो गया एडवर्ब, क्योंकि रीड के बारे में, वर्ब के बारे में बोल रहा है। उसके बाद देखो डैड वाज एंग्जास टू गेट द न्यूज़, डैड एंग्जास था न्यूज़ पाके, मतलब न्यूज़ जब उसको मिला वो एंग्जास हो गया। तो एंग्जाइटी की वजह क्या है? वो न्यूज़ मिलना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ भी
भार्ब का बारे में बोल रहे हैं, मतलब एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो ये समझ लेना कि सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह अगर कोई भार्ब नाउन एडजेक्टिव भार्ब एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, उसके साथ में टू एंड भार्ब का फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर लेके ये समझ लेना कि वो इन्फिनिटिव ही है। ओके, तो अब ये समझ लेना कि इन्फिनिटिव दो तरह होते हैं। पहला वाला फुल इन्फिनिटिव जो अभी अभी हम लोग बात कर चुके हैं, दूसरी वाला बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, फुल इन्फिनिटिव क्या है, जो सारे के सारे जो डेफिनेशन में बोला गया है उस सारे के सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करती है। मतलब कॉमन जो इन्फिनिटिव है उसको ही हम लोग फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं। लेकिन बेयर इन्फिनिटिव चीज़ है क्या, देखो बेयर का जो नाम है ना, मीनिंग उससे ही पता चल जाएगा। बेयर मीनिंग क्या है, खाली, एम्प्टी, नल, जीरो। अब अपनी तरीके से नाम दे सकते हो, जीरो इन्फिनिटिव में बोल सकते हो इसको। तो एग्जाम्पल देखो, ही मेड मी गो, वो मुझे जाने के लिए बोला था या जाने दिया था। इसका मतलब यहाँ एक इन्फिनिटिव टू छुपा है। अब बोल के सर टू होगा ही होगा, आप बोला था, हाँ वो तो फुल इन्फिनिटिव है, यहाँ भी टू है लेकिन वो प्रॉकट नहीं है, एब्सेंस है, लेकिन उसका एक अवसर बढ़ रही है। ओके, उसका एक कुछ ना कुछ काम देखो यहाँ सेंस हम लोग गेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, ही मेड मी टू गो, यहाँ टू होना चाहिए था लेकिन टू यहाँ ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगा अगर लिखा हुआ होता। तो ही मेड मी गो अगर लिखा होता कि ही मेड मी टू गो, ये गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। ही मेड मी गो मीनिंग ही है ही मेड मी टू गो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब क्या है, नहीं है फिर भी है ना। बेयर इन्फिनिटिव इसको ही बोला जाता है, मतलब प्रॉकट नहीं है लेकिन इसका काम हो रहा है, काम छुप छुप के चल रहा है। दूसरे सेम देखो एग्जांपल, आई मेड हिम रन, मैंने उसको दौड़ाया था। इसका मतलब आई मेड हिम टू रन, टू यहाँ छुपा है, काम कर रही है छुप छुप के, बेयर इन्फिनिटिव। दे मेड हर स्लीप, वो लोग उसको सुलाया था। इसका मतलब दे मेड हर टू स्लीप, टू यहाँ छुपा है, छुप छुप के काम कर रही है, उसकी काम वैसे ही चल रही है। देखो इसको ही तो बेयर बोलते हैं ना। अगर यहाँ टू प्रकट हो जाता तो फुल इन्फिनिटिव हो जाता, लेकिन बेयर है। इसका मतलब ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि टू लिखा होगा। जैसे मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, टू प्लस भार्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखो भार्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है गो, रन, स्लीप, टू किधर है, टू छुपा है, बेयर है। ओके, तो यही था इन्फिनिटिव। अब चलिए पार्टिसिपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पार्टिसिपल चीज़ है क्या। देखो पहले डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ, द नॉन फाइनाइट वर्ब व्हिच इज यूज्ड एज अ वर्ब और एडजेक्टिव with a V1 plus ing or V3 only or having plus V3 form is called participle। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज होता है एज अ वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह, साथ में एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लेकर, या तो फिर सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म, या हैविंग के साथ एक वर्ब का थर्ड फॉर्म लेके जो वर्ब यूज होता है, मतलब तीनों में से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, उसको हम लोग पार्टिसिपल बोलेंगे। अब देखो पार्टिसिपल तीन तरह होते हैं, मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल एंड फाइनली परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चीज़ है क्या, देखो आप जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट फॉर्म होगा ही होगा, ये समझ लेना। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, मतलब जहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप देखोगे प्लस ing, जैसा डेफिनेशन में बोला था कि या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या थर्ड फॉर्म, मतलब कुछ अलग अलग बोला था। तो ये समझ लेना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो, कमिंग होम आई कॉम्प्लीटेड माई होमवर्क। क्या बोला है, मतलब घर में आकर मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट किया। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो देखो कमिंग होम, ठीक है, घर में आकर आई कॉम्प्लीटेड माई होमवर्क। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो रहा है, जो काम वाला वर्ब है ना प्रेजेंट फॉर्म, उसके साथ देखो ing ऐड हुआ है। घर में आकर मतलब सब्जेक्ट एक काम पूरा किया, पहला वाला काम होने के बाद, पहला वाला काम क्या था, घर में आना, उसके बाद होमवर्क कंप्लीट करना। ओके, उसके बाद देखो आई सॉ द किड्स प्लेइंग इन द फील्ड,
मतलब मैंने वो किड्स को देखा था, बच्चे लोगों को देखा था फील्ड में, मैदान में खेलते हुए, प्लेइंग, इस अवस्था में, इस कंडीशन में मैंने देखा था। तो किड्स के बारे में बोल रहा है, क्या कर रहा था वो लोग, तब खेल रहा था जब मैंने देखा था। इसका मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। प्ले फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, ये भी होगा, ठीक है। एंड पहले जो था वो काम के साथ आईएनजी, वो देखो एक भार्ब की तरह यूज हो रहा है, एक काम करके उसके बाद फिर एक दूसरा काम करना। इस यहाँ देखो सिर्फ एक काम ही हो रहा है, लेकिन वहाँ भार्ब था, यहाँ देखो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। मतलब कहीं भी हो सकता है, लेकिन भार्ब एंड एडजेक्टिव इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। वो शुरू में भी हो सकता है या आखिर में भी हो सकते हैं। उसके बाद देखो तीसरा एग्जाम्पल, आई सॉ अ रनिंग ट्रेन, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मतलब मैंने एक रनिंग ट्रेन को देखा था, जो ट्रेन रन कर रहे थे इस अवस्था में, है ना। इसका मतलब रन जो भार्ब था ना, उसके साथ आईएनजी ऐड हो गया। वो आईएनजी ऐड होने के बाद देखो भार्ब नहीं रहा, हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ट्रेन के बारे में बोल रहा है ना, उससे सामने बैठा है रनिंग ट्रेन। कैसा ट्रेन? रनिंग ट्रेन। तो मैंने वो रनिंग ट्रेन को देखा था, तो यहाँ रनिंग हो गया एडजेक्टिव, जो कि भार्ब से बनी है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, मतलब प्रेजेंट भार्ब का प्रेजेंट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हुआ है। ये भी हो सकता है, इसको अगर मैं घुमा फिरा के बोलूँ कि द ट्रेन वॉज रनिंग, कुछ फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बोला कि वो ट्रेन रनिंग था। यहाँ देखो वाज के बाद जो भार्ब है ना रनिंग, वो भार्ब नहीं रहा, काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ट्रेन के बारे में बोल रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट। वो ट्रेन कैसा था? रनिंग था। बात मानते हैं कि नहीं, है ना। उसके बाद देखो अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल। देखो मतलब एक भौंकने वाला कुत्ता शायद ही कभी काटता है। वैसे इसका मीनिंग तो ये नहीं है, इसका मीनिंग एक्चुअल में है कि जो बादल जितनी गरजती है वो उतनी नहीं बरसते है ना। ये एक कहावत है, एक प्रभाव। मतलब अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स का पीछे एक हिडन मीनिंग है। ये छोड़ो, ये अलग मैटर है, किसी और दिन बात करेंगे। तो यहाँ क्या देखो, बार्किंग डॉग वाला जो पोर्शन है ना, बार्क से आया है, ठीक है, मतलब भौंकना, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म के साथ आईएनजी जब ऐड हो गया, ये हो गया कि एडजेक्टिव डॉग के बारे में बोल रहा है। कैसा डॉग? भौंकने वाला डॉग, बार्किंग डॉग, सेल्डम बाइट्स। ओके, तो ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो सिर्फ एग्जाम्पल देखते रहना, क्योंकि अब डेफिनेशन समझ गए होंगे। यहाँ देखो पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, आप जानते हैं कि भार्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है ना, उसको ही तो हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, टायर्ड आई सैट अंडर ए ट्री। मतलब सिर्फ टायर्ड, ये जो वर्ड हुआ लिखा है, ये बोला है कि थका हुआ, मतलब थक जाने के बाद मैंने एक पेड़ के नीचे बैठ गया, ठीक है, मतलब रेस्ट लेने के लिए। तो यहाँ जो टायर्ड है ये भार्ब नहीं, भार्ब का थर्ड फॉर्म तो ज़रूर है, लेकिन ये यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है कि वो मेरे दशा के बारे में बोल रहा है कि मैं कब किस कंडीशन में पेड़ के नीचे बैठा था, जब मैं थका हो गया था, मतलब थक गया था, ठीक है, थका हुआ अवस्था में। टायर्ड आई सेड अंडर ए ट्री हो गया। उसके बाद देखो लॉस्ट इन द फेयर, मेले में लॉस्ट हो के मतलब खो जाने के बाद या खोने के लिए, द चाइल्ड क्राइड सो मच, वो चाइल्ड बेचारा बहुत रोया था, ठीक है। तो लॉस्ट इन द फेयर वो कौन है? चाइल्ड, चाइल्ड के बारे में बोल रहा है। सेम पहले जैसा, मेले में खोने के लिए या खो जाने के बाद, वो चाइल्ड खो गया था इसीलिए वो रो रहा था। तो लूज लॉज लॉस्ट, ठीक है, लूज लॉस्ट लॉस्ट मैंने बोला था ना, इसका मतलब लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, भार्ब का पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ देखो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। अब ये भी बोल सकते हो कि लॉस्ट चाइल्ड क्राइड सो मच इन द फेयर, ये भी तो हो सकता है ना। मतलब चाइल्ड के पहले जो लॉस्ट वाला वर्ड है, चाइल्ड के बारे में ही बोल रहा है। लूज लॉस्ट लॉस्ट, जो खोना मीनिंग होता है, वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है यहाँ। मतलब खो जाने वाला जो बच्चे वो बहुत रो रहे थे मेले में, क्राइड सो मच इन द फेयर। उसके बाद देखो देयर वॉज ए ट्विस्टेड प्लॉट इन द मूवी, मूवी में एक ट्विस्टेड प्लॉट था, एक ट्विस्ट करने वाला कोई इवेंट, स्टोरी, प्लॉट, ठीक है। यहाँ देखो ट्विस्ट
जो भार्ब के बराबर है, मतलब भार्ब है ट्विस्टेड ईडी लगा के आप जानते हैं भार्ब का थर्ड फॉर्म होते हैं पास्ट पार्टिसिपल। यह प्लॉट के सामने जब बैठ गया हो गया एडजेक्टिव, हो गया ना पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल है ना। उसके बाद देखो परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ क्या होगा, हैविंग प्लस भार्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल। देखो एग्जाम्पल देखो, बहुत ही आसान है। हैविंग लॉस्ट द फोन, फोन को खोने के बाद या खोने के लिए ही क्राइड सो मच, वो बहुत रोया था। क्यों? क्योंकि वो फोन खो दिया था, है ना। यहाँ देखो लॉस्ट थर्ड फॉर्म तो है ही है, उससे पहले देखो हैविंग वाला जो है वो भार्ब है। इसका मतलब जब भी हैव वाला कोई भार्ब होगा ना, वो समझ लेना कि परफेक्ट में है, परफेक्ट पार्टिसिपल हो रहा है। हैविंग लॉस्ट द फोन ही क्राइड सो मच। उसके बाद देखो हैविंग डन माई जॉब आई टुक रेस्ट फॉर अ व्हाइल, मेरा काम खत्म करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया था। यहाँ भी देखो परफेक्ट पार्टिसिपल का सेम रूल्स फॉलो हो रही है, हैविंग प्लस भार्ब थर्ड फॉर्म वाला वो रूल। आई होप अगर आप ये समझ गए होंगे कि चीज़ है क्या परफेक्ट पार्टिसिपल, बहुत ही ईजी है, ठीक है। देखो सेंटेंस में जब भी आप देखोगे कि हैविंग प्लस भार्ब का कोई ना कोई थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है, ये समझ लेना कि वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का काम चल रहा है, ओके। देखो और एक खास जगह होता है जहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल काम करते हैं, जैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अगर आप ये टर्म नहीं सुना है कोई बात नहीं, जब ज्वाइनिंग सीखेंगे हम लोग विस्तार में इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लेना कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट परफेक्ट पार्टिसिपल का ही एक हिस्सा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो द सन हैविंग सेड द बर्ड्स केम बैक इन देयर नेस्ट, ओके। यहाँ भी सेम फार्मूला हैविंग वाला थर्ड फॉर्म वाला, लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ देखो सन के बाद यूज़ हुआ, क्यों? ये गलत है क्या? मतलब सब्जेक्ट के बाद क्यों? हैविंग सेड द सन होना चाहिए था, ये भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, अगर हैविंग सेड लिखते तब गलत हो जाता। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ऐसे लिखते हैं, क्यों? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। पहले एक सब्जेक्ट दो काम कर रहे थे, एक काम खत्म करने के बाद दूसरे काम, ठीक है। दो सेंटेंस में देखो सेम एक ही सब्जेक्ट था, दो काम कर रहे थे, इसलिए हैविंग को पहले रखना पड़ा। यहाँ देखो दो सब्जेक्ट अलग हैं, ऑब्वियसली दो काम भी अलग होगा, मतलब द सन एंड द बर्ड्स, सन का डूब जाना एंड बर्ड्स का वापस आना। तो एक काम की वजह से जब और एक काम होगा तभी ऐसा हम लोग लिखेंगे, इसको ही हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं। द सन हैविंग सेट, सूरज के डूबने के बाद या डूबने की वजह से ही द बर्ड्स केम बैक इन द नेस्ट, बर्ड्स वापस नेस्ट में आया। अगर नहीं डूबता नहीं आता शायद, ऐसा है ना। तो लॉजिकली एक कॉज इफेक्ट होगा ही होगा, कॉज इफेक्ट की तरह रिलेशनशिप तैयार होगा ही होगा, ठीक है। मतलब पहला काम की वजह से दूसरा काम होगा, ओके। जैसे यहाँ सन की डूबने की वजह से बर्ड्स वापस आएगा, ओके। तो यही था हमारा पार्टिसिपल का फुल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जेरांड के पास चलते हैं। उसके बाद जेरांड चीज़ है क्या? देखो पहले डेफिनेशन की तरफ नज़र डालते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि द नॉन फाइनाइट वर्ब व्हिच इज यूज्ड एज अ नाउन विद अ V1 प्लस ING फॉर्म इज कॉल्ड जेरांड। मतलब क्या है? मतलब V1 मतलब बेस फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड करके जो नॉन फाइनाइट वर्ब एज ए नाउन यूज होता है सेंटेंस में, उसको हम लोग जेरांड बोलेंगे, ओके। देखो जेरांड सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर या कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो टीचिंग इज माई हॉबी, ओके, पढ़ाना मेरा शौक है। या तो फिर इसको हम लोग घुमा फिरा के सेम कॉन्सेप्ट को बोल सकते हैं कि माई हॉबी इज टीचिंग, मेरा शौक है पढ़ाना, ओके, सेम बात। या तो फिर आई लाइक टीचिंग, मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ। देखो तीनों कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन तीन डिफरेंट तरीक़ों से प्रेजेंट किया है ना। टीचिंग इज़ माई हॉबी मतलब पढ़ाना मेरा शौक। यहाँ देखो टीचिंग क्या है, एक नाउन की तरह पर यहाँ देखो सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है ना। माई हॉबी इज टीचिंग, यहाँ देखो कॉम्प्लीमेंट की जगह, एंड आई लाइक व्हाट टीचिंग ऑब्जेक्ट की जगह। मतलब जगह कहीं भी हो सकता है सेंटेंस का, लेकिन काम क्या है उसका? सिर्फ नाउन शो करना। नाउन देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड करके नाउन ही बनाया गया, ओके। तो यही हमारा जेरांड है। तो ये बात समझना कि जेरांड सिर्फ नाउन ही शो करेगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एक ING ऐड करके सिर्फ नाउन ही होगा, उसको हम लोग जेरांड बोलेंगे, ओके।
अब देखो जेरांड सीखने का फ़ायदा क्या है। आप जब सेंटेंस में जेरांड यूज़ करोगे ना, तब देखोगे कि सेंटेंस में वर्ड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रहा है एंड सेंटेंस शॉर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो एक सेंटेंस लिखा है, द यूज ऑफ यूरिन फॉर द क्लीनिंग ऑफ टीथ वाज अ कॉमन प्रैक्टिस इन द टाइम ऑफ द रोमन्स। ओके, ये सेंटेंस को ही हम लोग जेरांड यूज़ करके बोल सकते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि रोमन ज़माना में टीथ का क्लीनिंग करने के लिए जो यूरिन यूज़ होता था वो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस था। उसको ही देखो हम लोग उस सेम कॉन्सेप्ट को जेरांड यूज़ करके बोल सकते हैं। देखो क्या बोल सकते हैं कि क्लीनिंग टीथ विथ यूरिन वाज कॉमन इन रोमन टाइम्स, हो गया। मतलब देखो सेम कॉन्सेप्ट को वो बोलने के लिए 19 वर्ड्स लग गया, 19 शब्द वर्ड लग गया वो बात समझाने के लिए। यहाँ देखो 9 सिर्फ 9 वर्ड में पूरा बात आ गया। आप देखा ना कितना इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जेरांड आप यूज़ कर सकते हो। जब भी यूज़ करोगे ये देख लेना कि ऑटोमेटिकली वर्ड रिड्यूस हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ, एंड सेंटेंस स्मार्ट बन जाएगा एंड ऑब्वियसली टाइम भी बच जाएगा आपका। ठीक है, तो यही था जेरांड का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो यही था हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का फुल एक्सप्लेनेशन। सो आई होप आप अभी समझ गए होंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब चीज़ है क्या। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगला एपिसोड में।